Next, when PV ratio is given and sales value is given, the variable cost will be simply calculate हो जाएगा. अगर 10,000 का 40% निकाले तो 4,000, ये क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट. तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या होगा बी 6,000. नेक्स्ट, द फॉरेक्स कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल कॉस्ट इज कन्वर्टेड. फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि इफ़ इन केस, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है. एक्सपोर्ट मतलब जब हम दूसरी कंट्री में गुड्स भेजते हैं, और इंपोर्ट मतलब जब दूसरी कंट्री से हम गुड्स मंगवाते हैं. तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा रहे, दैट इज दूसरी कंट्री से मटेरियल मंगवा रहे हैं, तो उस केस में नो डाउट उनकी करेंसी रुपीस तो नहीं होगी, उनकी करेंसी कोई दूसरी करेंसी होगी. तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, कि उनकी करेंसी में हम जो उनको पेमेंट करेंगे, तो बेसिकली किस रेट पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे. जैसे इफ इन केस मान लो हमने रॉ मटेरियल जो मंगवाया है वो है $8,000 का, तो इसको तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू रुपीज़. तो किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे. $1 इफ़ इन केस मान लो 70 रुपीज़ है आज की डेट पे, कल की डेट पे ये होगा 72, कभी 71, ठीक फ्लक्चुएशन होता है. तो कह रहा है कि ये जो कन्वर्जन हम करेंगे $8,000 का इंटू रुपीज़, ये किस पर्टिकुलर डेट पे करेंगे. तो सिंपली याद रखना कि जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उस डेट पे जितना रेट होगा डॉलर का, उसी के बेसिस पे हम इसका कन्वर्जन करेंगे. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट इज इट. क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट, जब हम ये मान लें कि ऑपरेटिंग टाइम का कोई लॉस होगा ही नहीं, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मल कैपेसिटी. क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी में हमने यही चीज़ बताया था कि नॉर्मल कैपेसिटी, एक प्लांट की नॉर्मल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है. हम इंक्लूड कर रहे हो ऑपरेटिंग टाइम लॉस को भी, बट क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि अगर हम मान लें कि ऑपरेटिंग टाइम लॉस है ही नहीं, तो उस केस में जितना मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो सकता है वो कितना हो सकता है नॉर्मल कैपेसिटी के इक्विवेलेंट. क्लियर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी नॉर्मल कैपेसिटी. नेक्स्ट, when production is below standard specification or quality and cannot be rectified by incurring additional cost, it is known as spoilage. अब देखो डिफेक्टिव और स्पॉइलेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते. जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं करते, बट स्पॉइलेज मतलब क्या, सड़ जाना. क्लियर. स्पॉइल हो जाना, बेकार हो जाना. तो उस केस में ना उसको उस पर रीवर्क तो पॉसिबल है ही नहीं, प्लस उसकी सेल भी मार्केट में बहुत मुश्किल से होती है. क्लियर. बट डिफेक्टिव की बात करो तो डिफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट होता है, इसलिए उस पर रिवर्क भी पॉसिबल है, और मार्केट में ना वो सेलिंग प्राइस से कम पे बिकेगा पर बिक जाता है मार्केट में. दैट इज मार्केट में उसकी सेल वैल्यू होती है, बस ये है कि जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे कम पे सेल होता है. क्लियर. वेस्ट की अगर बात करें तो नो डाउट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें सबको पता है ना कि कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है. जैसे इन केस मान लो हमारा रेडीमेड गारमेंट का काम है तो हमारा क्लोथ श्रिंक करेगा, केमिकल का काम है तो कहीं ना कहीं हमारा जो केमिकल है इवेपोरेट करेगा. तो ये सब क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में निकलेगा. और लास्ट होता है स्क्रैप. तो स्क्रैप भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में निकलता है. जब हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है बाई प्रोडक्ट, जिसकी अलग से मार्केट में मार्केट वैल्यू भी है और उसका हमारे प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता. उसको हम मार्केट में क्या करते हैं, सीधे सीधे सेल कर देते हैं. क्लियर. तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पॉइलेज, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 35 हमने कट कर दिया है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट नहीं है. नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, रीपैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डीमरेज चार्जेस. ये तीन तो इंक्लूड करता है बट डीमरेज चार्जेस नहीं करता. बेसिकली डीमरेज चार्जेस क्या है, जब इंपोर्टर कोई गुड्स इंपोर्ट कराता है, इंपोर्ट मतलब किसी और कंट्री से अपने लिए गुड्स परचेज करना, तो उस केस में क्या होता है ना कि कई बार अगर आपका गुड्स शिप से आता है तो शिपिंग लाइन आप पे चार्जेस लगाती है. और ये चार्जेस क्यों लगाया जाता है, जब तक आप उस प्रोडक्ट की, उस कंटेनर की फुल डिलीवरी नहीं ले लेते तब तक के लिए आपको एक चार्जेस पे करना होता है शिपिंग लाइन को, जिसका नाम होता है डीमरेज चार्जेस. क्लियर. तो पहली बात तो ये कॉस्टिंग में कहीं इंक्लूड ही नहीं होता. क्यों, क्योंकि ये एक अबनॉर्मल लॉस है. क्लियर. और दूसरा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट इसीलिए नहीं बनता क्योंकि ये अबनॉर्मल लॉस है, और अगर ये अबनॉर्मल लॉस है तो ये मटेरियल कॉस्ट का कभी भी पार्ट बन ही नहीं सकता, बल्कि ये किसका पार्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को खुद अपनी पॉकेट से पे करना होगा. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, व्हेन ओवरटाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स, ओवरटाइम प्रीमियम शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट,
चार्ज टू रिस्पेक्टिव जॉब्स और नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली देखो, क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर से रिलेटेड है और उस अर्जेंट ऑर्डर के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो उस ओवर टाइम के लिए जितना भी प्रीमियम कंपनी पे करेगी, नो डाउट उस पर्टिकुलर ऑर्डर या उस पर्टिकुलर जॉब से ही तो वो रिकवरी करेगी ना, क्योंकि उस ऑर्डर या जॉब की वजह से ही ये प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, चार्ज टू रिस्पेक्टिव जॉब्स। बट बेसिकली इसका पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो ये होता है कि शुड बी ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट। इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि ये ओवर टाइम है तो ये किसका पार्ट होगा? ओवरहेड कॉस्ट का। और ये ओवरहेड कॉस्ट कहाँ चार्ज की जाएगी? उस रिस्पेक्टिव जॉब में या उस रिस्पेक्टिव ऑर्डर में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, एक्सचेंज लॉसेज और गेन्स आफ्टर परचेज ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड इज ट्रीटेड एज। अब देखो, एक्सचेंज लॉस है या एक्सचेंज गेन है, तो बट ऑब्वियस हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज फाइनेंस कॉस्ट। और ये बेसिकली किसका पार्ट बनेगा? पीएल अकाउंट का। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन है, चार्ज्ड इवनली अक्रॉस ईच मंथ ऑफ द ईयर। बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है 30,000 पर एनम। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट पर यूनिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड? तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है कि जो हमारी सेल प्राइस है उसे सीधे सीधे टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। ये टोटल कॉस्ट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट हमने नहीं बोला है। क्लियर? और क्वेश्चन में हमसे पर यूनिट पूछ रहा है तो निकाल लो। सेल्स दिया हुआ है 15, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एज वेल एज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर? तो ये तीनों ऐड करके कितना आएगा? 9.50। और अगर हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट की बात करें जो 60,000 पूरे साल का है, उसको हम अगर पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो 60,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये 2 रुपीज़ हो जाएगा। ओवरऑल हमारी कॉस्ट कितनी आ रही? 11.50 पर यूनिट। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट है, इसको माइनस करने पे हमारी प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? 3.50 पर यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, which of the following cost is linked with the calculation of cost of inventories? Product cost, period cost, both product and period cost और historical cost। अब देखो, अगर हम लोग cost of inventories की बात करें तो बेसिकली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, जिसकी अभी देखा था कि वैल्यूएशन नहीं गिवन होती है मार्जिनल कॉस्ट के अंडर में और अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंडर में। अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो हम इसकी वैल्यूएशन में से वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं, पर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिडर किया था और फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर किया था। बट जनरली हम जिस मेथड से बात करेंगे वो होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है जो कि अब जनरली फॉलो नहीं होता। फॉलो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करते हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट लेते हैं, ना कि पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो लेते नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, सेल्स गिवन है, मार्कअप रेट दैट इज जीपी गिवन है ऑन कॉस्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? अब देखो, तुम लोग को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि मैम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस क्या होता है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना करो, ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर वहाँ से कवर कर लेना, सो दैट आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन में देखो, क्योंकि मेरे पास सेल्स दिया है और मार्कअप किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे, तो उस केस में यहाँ पे भी हम एक बार इसको समझा देते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स प्राइस। अब कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट दिया है तो लेट्स से कॉस्ट अगर हमारी 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। तो नो डाउट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125। जब हमने प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाला तो 25% आएगा। अब सेलिंग प्राइस पे निकाल के देख लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 20%। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे जीपी बोला था, जीपी हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन सेल्स। सेल्स ऑलरेडी गिवन है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 1,60,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन पीस रेट सिस्टम इज यूज्ड फॉर वेज डिटर्मिनेशन? सिंपली पीस रेट सिस्टम मतलब कि जितना आप प्रोड्यूस करो उसके बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, अंडर दिस मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन अ वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? जितनी यूनिट्स आप बनाओगे उसके बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज, फैक्ट्री क्लर्क की सैलरी है तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं?
डायरेक्ट लेबर की तरह नहीं, इनडायरेक्ट लेबर की तरह। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल फैक्ट्री का क्लर्क है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट पे आपको यूटिलाइज करना है। आप क्या मानते हो कि फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके लिए ओवरऑल ये फैक्ट्री क्लर्क है जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है बेटा कॉस्ट शीट पे, तो इसलिए हमने पहले ही सजेस्ट कर दिया कि अगर आप हमारी कॉस्ट शीट की क्लास कर लो तो आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई इमरजेंसी टाइम इज अ फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ। अब देखो हमने पहले बताया ना कि हमें मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलना होता है। अगर मान लो हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल भी नहीं बचा है तो हम किस लेवल पे हैं? डेंजर लेवल पे हैं। अब डेंजर लेवल मतलब क्या? जहाँ बिल्कुल भी आपके पास रॉ मटेरियल नहीं बचा है तो आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रुक सकता है। क्लियर? और दूसरी एक चीज़ हमने बताई थी कि जो हम सप्लायर्स को ऑर्डर करते हैं तो वो 3 दिन 5 दिन 6 दिन में जो भी हमें सप्लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं। बट कई बार होता है ना कि हमें उनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिमांड करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है या हमारे पास कोई अचानक से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हम सप्लायर को इमरजेंसी टाइम के बेसिस पे कि आप 2 से 4 दिन का टाइम मत लगाओ, आप तुरंत के तुरंत हमसे पैसा लेकर के या ज़्यादा पैसा लेकर के आप हमें गुड्स की डिलीवरी करो। करते हैं ना ऐसा? अगर ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी टाइम, तो ये किसको डिनोट करेगा? डेंजर लेवल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डेंजर लेवल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ अ पॉइंट वेयर, हमने पहले बता दिया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम मानते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, a worker is paid rupees 0.50 per unit and he produces 18 units in 7 hours. Keeping in view the piece rate system, the total wages of the worker would be। अब देखो सिंपली पीस रेट सिस्टम पे कि जितना आप बना रहे हो उस उतने का आपको पेमेंट किया जाएगा। कितना आप बना रहे हो? 18 यूनिट्स। और कितने घंटे काम कर रहे हो? 7 आवर्स। इफ़ इन केस मान लो क्वेश्चन में पीस रेट सिस्टम नहीं पूछा होता, टाइम वेजेस पूछा होता, तब तो हम 7 आवर्स को यूज़ करते। बट क्योंकि पीस रेट पूछा है तो हम किसको यूज़ करेंगे? 18 यूनिट्स को। और एक यूनिट बनाने पे आपको कितना मिल रहा है? 50 पैसा। तो सिंपली आंसर कितना हो जाएगा? 9 रुपीज़। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूएट व्हाट वुड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ये टॉपिक यहाँ समझ लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का एंड प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है और ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर ये बढ़ के दिख रहा है तो ये भी बढ़ के दिख रहा होगा, ये घट के दिख रहा है तो ये भी घट के दिख रहा होगा। बट इनडायरेक्ट मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ के दिख रहा है तो प्रॉफिट घट के दिख रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक घट के दिख रहा है तो प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा होगा। इसका एग्जाम्पल भी ले लो। लेट्स से ये हमारा ट्रेडिंग पीएल है जहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40 का, परचेजेस गिवन है 400, सेल्स गिवन है लेट्स से 500 एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50 का। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट में पास कितना आएगा बेटा? 110। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें ये भी देखना है ना कि व्हाट इज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। हम मान के चलते हैं कि ये टर्म भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ओवर वैल्यूड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा के दिखाना, और अंडर वैल्यूड मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को घटा के दिखाना। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक पे बात कर रहे हैं। ओवर वैल्यूड है कितना? 50। अब मान लो ये ओवर वैल्यूड है मतलब ये बढ़ करके दिख रहा था 100 का। क्लियर? तो अगर एक्चुअल में इसकी वैल्यू 50 है पर ये शो कितने पे हो रहा है? 100 पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है। तो अगर लेट्स से ये ओवर वैल्यूड होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 160। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के दिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ के दिखा। ये मेरा पॉइंट क्लियर है? अब इफ इन केस मान लो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में कितना है? 50 हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, पर मान लो दिख रहा है 40, दैट इज अंडर वैल्यूड हो गया। तो उस केस में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हुआ बेटा? डिक्रीज। क्लियर है? इसीलिए हमने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब यही चीज़ हम ओपनिंग स्टॉक पे भी दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्चुअल में कितना है? 40, बट मान लो ये ओवर वैल्यूड है, ये बढ़ के दिख रहा है 100। तो उस केस में क्या होगा? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 50 से। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक बढ़ के दिखा, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होके दिखा, और इसका वाइस वर्सा होगा कि अगर ओपनिंग स्टॉक घट के दिखेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है?
ये टॉपिक हमने इसलिए क्लियर कर लिया क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस में पूछेगा। तो बस इतना याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है एंड ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक, तो इफ इन केस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, बढ़ के दिख रहा है, तो प्रॉफिट भी तो बढ़ के दिखेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट। नेक्स्ट, अ फर्म सेल्स बैग फॉर ₹14 ईच, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन मांगा है। तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही ईजिली अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ₹6 पर यूनिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अ स्मॉल कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट बेटा क्या होता है? सिंपली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो हम ये मानते हैं कि जब कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो या सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो, तो हर इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 0। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में बोला है रेवेन्यू इक्वल्स इट्स एक्सपेंसेस। व्हाट इज रेवेन्यू? सेल्स। सेल्स अगर बराबर है उसकी टोटल कॉस्ट के, तो क्या कोई प्रॉफिट लॉस आएगा? नहीं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। शोज एंटरप्रेन्योर्स मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू कीप द कंपनी इन ऑपरेशन इज द पॉइंट एट विच अ कंपनी नाइदर अर्न्स अ प्रॉफिट नॉर इनकर्स अ लॉस। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है कि जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और ये कंट्रीब्यूशन आता है, तो कह रहा है कि ये और ये इक्वल वैल्यू हो, जितना वेरिएबल कॉस्ट हो उतना ही कंट्रीब्यूशन हो। क्या इससे हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट नहीं, बल्कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि डी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? नेक्स्ट, केलर कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर ₹28 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 65% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी। अब देखो सारे आंसर्स यूनिट में, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी किस में निकलेगा? यूनिट्स में। अगेन सिंपली क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज 9800 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा बेटा? देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 65% ऑफ सेल्स है और सेल्स कितना गिवन है? 28 का 65% कितना हो जाएगा? 18.2। तो जब हम सेल्स में से दैट इज 28 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 9.8 पर यूनिट। क्लियर? इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 1000 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट, इफ बी लिमिटेड शोज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 120 केसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मंथ, डायरेक्ट लेबर पर केस इज 3 hours at ₹12 per hour, बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ शुड बी। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हम ओवरऑल कितने केसेस प्रोड्यूस करने वाले हैं? 120 केसेस। ये क्लियर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक केस बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? 300 hours। तो इसका मतलब टोटल लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड है 120 केसेस बनाने के लिए वो कितने हैं? अगर एक केस बनाने में 3 घंटा, तो 120 केसेस बनाने में कितना? 360 आवर्स। क्लियर? और 1 घंटे का पेमेंट कितना हो रहा है? 12 रुपये। तो अगर 1 आवर का पेमेंट हो रहा है 12 रुपीज़, तो 360 आवर्स का पेमेंट कितना होगा? सिंपली 360 मल्टीप्लाई बाय ₹12 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4320, दैट इज सी। नेक्स्ट, which of the following is a process by which managers analyze options available to set courses of action by the organization? अब देखो सिंपली जब हम लोग बात करते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन की, तो आंसर हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की हेल्प से ही, या कह लो डिसीजन मेकिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अलग अलग ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना जिससे हम अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। ये किसका पार्ट होता है? डिसीजन मेकिंग का। क्योंकि इफ इन केस मान लो हमारे पास 3 ऑप्शन है ABC, तो इन तीनों को प्रॉपर एनालिसिस करके इन तीनों में से बेस्ट कौन सा होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये प्रोसेस किसको डिनोट करता है? डिसीजन मेकिंग को। तो करेक्ट आंसर होगा बी, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंशियल कॉस्ट। अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है ये हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से ए एंड बी, और दोनों ही ऑप्शन से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, तो हम ये एनालाइज करते हैं कि दोनों की कितनी कॉस्ट आ रही है अगर हम इन दोनों मेथड को यूज़ करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और इन दोनों कॉस्ट की जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्टिंग। तो देखो, it is a broader concept than variable cost as it takes into account additional fixed cost caused by management decision। ये तो करेक्ट है। With the passage of time and change in situation, differential cost will vary, but obvious vary होगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट भी दो प्लान्स की डिफर करेगी। The difference in cost between buying them from outside or make them in the company is differential cost irrelevant for decision। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दो चीज़ होती है ना, चाहे तो आप बना करके बेचो, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कर लो, चाहे आप परचेज करके बेचो, तो क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं, एंड वो इररेलेवेंट होता है डिसीजन के लिए। तो गलत है ना पहली चीज़ कि डिफरेंशियल कॉस्ट, नो डाउट ये प्लान ए है, मान लो ये प्लान बी है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। बट क्या ये डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है? नहीं, यही तो डिसीजन के लिए रेलेवेंट है। इसी के बेसिस पे तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें कि परचेज करें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। लास्ट भी देख लेते हैं, दे आर एक्स्ट्रा और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कॉस्ट बाय पर्टिकुलर डिसीजन, ये भी क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल मतलब अब्जॉर्प्शन। स्टार्टिंग से हम लोग यही फॉलो करें अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन के बाद अब यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, पर ट्रेडिशनल की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, वॉट वुड बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बहुत ही ईजिली हम इस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अभी तक जो हमने फॉर्मूला बताया था वो था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो चाहे तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री, और पीवी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हम कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमने बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कि एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन? 75। अगर हम उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें दैट इज 50, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 25 रुपीज़ पर यूनिट का। तो ये तो हो गया 25। और पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 75 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 75%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.33%। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब देखो ये तुम लोगों को ईजिली तब समझ में आएगा जब तुम लोग कॉस्ट शीट की क्लास करोगे, बट स्टिल हम यहाँ पे बता देते हैं। हमने जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जब हम ऐड करते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो नो डाउट ये जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, ये किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि ड्यूरिंग द ईयर हम इतना गुड्स सेल कर सकते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना हमारे पास अवेलेबल है किसके लिए? बेचने के लिए। यही तो होता है ना कि अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 यूनिट्स बनाया और पहले से हमारे पास 1000 यूनिट्स थी, तो हम कितनी बेच सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर? 11,000। और इफ इन केस मान लो इसमें से हमने 4,000 अपने क्लोजिंग स्टॉक में रखा, इसका मतलब हमने एक्चुअली में बेचा कितना? 7,000। तो 7,000 क्या हो जाएगा? कॉस्ट गुड्स सोल्ड। और 11,000 क्या हो जाएगा कि इतना गुड्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर सेल। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में यूनिट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे रुपीज़ का पूछा है। तो ये हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 6,000, और उसके अलावा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,000। इसका मतलब हम कितने का गुड्स बेच सकते हैं? 8,000 का। अब इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता तो उसको माइनस कर देते, तो हमें ये पता चलता कि हमने एक्चुअल में कितना बेचा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 8,000। नेक्स्ट, अहमद कॉर्पोरेशन हैज सेल्स ऑफ 5 लाख फॉर द पीरियड। द सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एज 12% ऑफ सेल्स। जीपी ऑलरेडी गिवन है 1,50,000। तो आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। आप देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? सेल्स का 12%। सेल कितना है? 5 लाख। इसका सीधे सीधे 12% कैलकुलेट करो तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, 60,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट सेंटर।
अब देखो अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ऐसी बिजनेस यूनिट होती है जो कि विद इन एन एंटिटी होती है, दैट इज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने खुद के रेवेन्यू के लिए, दैट इज अपनी सेल्स के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, अपने एक्सपेंसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, असेट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, एंड उसका जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिजल्ट्स है दैट इज प्रॉफिट, वो बेसिकली बेस्ड होता है इन 3 फैक्टर्स पे। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट सेंटर सिंपली क्या होता है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बिजनेस यूनिट जो अपने रेवेन्यू, एक्सपेंस और असेट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए, मैनेजर्स हैव कंट्रोल ओवर मार्केटिंग, managers have a sales team, and given a credit control function. Managers can purchase capital assets and given a credit control function. करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंटर सिंपली यही तो बता रहा है कि जो अपने असेट्स के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैनेजर नो डाउट कैपिटल असेट भी परचेज कर सकते हैं और इनके नाम पे क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन नेट कैश फ्लो? जब हमारा नेट कैश फ्लो ना बढ़े, देखते हैं, लार्जर सेल्स वॉल्यूम, अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो नो डाउट कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा तो नेट कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा। हायर सेलिंग प्राइस, नो डाउट सेलिंग प्राइस अगर बढ़ेगी तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो नेट कैश फ्लो भी बढ़ेगा। रिड्यूस्ड मटेरियल कॉस्ट, अगर हमने मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज की तो उस केस में हमारा कैश डिक्रीज होगा, तो नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कैश पेमेंट कम करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज चार्जिंग ऑफ लोअर डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है और डेप्रिसिएशन के इंक्रीज या डिक्रीज से कभी भी नेट कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजन बीइंग ये कैश आइटम है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अ रेलेवेंट कॉस्ट एक्सेप्ट दे अफेक्ट द फ्यूचर कॉस्ट, दे कॉज एन इंक्रीमेंट इन कॉस्ट, दे अफेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लोज। क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको कि हम हर एक डिसीजन के लिए कंसिडर करते हैं, जो अभी फ्यूचर में होना है। क्लियर? जिसके बेसिस पे फ्यूचर कैश फ्लो अफेक्ट करता है। बट क्या संक कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है? नहीं, संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने इनकर कर दी है। तो क्या हम उसको कहीं पे भी कंसिडर करते हैं? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इन डिसीजन मेकिंग ऑल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन पास्ट शुड ऑलवेज बी। हमने पहले ही बताया कि अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है उसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते, और जो होने वाला है इनकर उस पे हम फोकस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इग्नोर्ड। नेक्स्ट, इन कॉस्ट अकाउंटिंग अनअवॉइडेबल लॉस इज चार्ज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर अनअवॉइडेबल लॉस की बात करें तो इसको हम हमेशा चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट प्लान बेस्ड ऑन डैश पीस रेट्स इज फिक्स्ड। सिंपली देखो, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो था वो 3 पीस रेट पे बेस था। तो देखो, इन्होंने 3 बेसिस पे पीस रेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले थे बिगनर्स, दूसरे थे एवरेज वर्कर्स और तीसरे थे सीनियर वर्कर्स। इनका कहना था कि अगर आप स्टैंडर्ड आउटपुट का 83% तक बना रहे हो, अप टू 83%, तो उस केस में हम आपको सिंपल पीस रेट का पेमेंट करेंगे। अगर आप 83% से लेकर के 100% तक स्टैंडर्ड आउटपुट का प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में हम आपको पीस रेट नहीं बल्कि 10% अबव पीस रेट और नॉर्मल रेट देंगे। और इफ़ इन केस आप सीनियर वर्कर हो, दैट इज़ आप 100% से ज़्यादा प्रोड्यूस करो फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, तो उस केस में हम आपको 20% पे करेंगे अबव नॉर्मल रेट। क्लियर? लेट्स से एक यूनिट बनाने की जो रेट है वो है 10, तो यहाँ तो हम 10 रुपये पर यूनिट देंगे, यहाँ हम लोग 11 रुपये पर यूनिट देंगे और यहाँ हम लोग 12 रुपये पर यूनिट देंगे। क्लियर? तो मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट प्लान इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर? अब देखो, ये हमने पहले पे डिस्कस कर लिया कि लेबर टर्नओवर में 3 मेथड है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, what will be the impact of normal loss on the overall per unit cost? नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। देखो, नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस, ये 2 तरह का लॉस होता है। अब नॉर्मल लॉस में बेसिकली क्या होता है कि इफ इन केस मान लो कोई भी नेचुरल कैलामिटी आई तो उस नेचुरल कैलामिटी से उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबको नुकसान होगा। तो वो बेसिकली नॉर्मल लॉस का पार्ट है। और नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है कि हम अपनी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि
लोकेलिटी में सबको ही लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम कभी भी अपनी पॉकेट से बेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। जब ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं होती तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि वो कस्टमर से चार्ज करता है। क्लियर। बट अगर अब नॉर्मल लॉस की बात करें ना, तो अब नॉर्मल लॉस जैसे कि इफ इन केस मान लो किसी के गोडाउन में फायर अकर करा है, तो फायर क्या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोडाउन में तो अकर करेगा नहीं। तो इस केस में क्योंकि फायर लगना ये हमारी गलती होती है, इसके अगर हम चाहें इसके अगेंस्ट तो इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट इंश्योरेंस ले या ना ले वो मेरा कॉल है। बट स्टिल ये मेरे लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अबनॉर्मल लॉस। और अबनॉर्मल लॉस ऑर्गेनाइजेशन को खुद बियर करना पड़ता है, इसीलिए वो उसको कहाँ दिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। तो नॉर्मल लॉस में आप बेसिकली क्या करते हो कि नॉर्मल लॉस में इफ इन केस मान लो 1000 यूनिट्स के लिए आपकी जो कॉस्ट आई थी वो थी 10,000 रुपये, बट इफ इन केस मान लो नॉर्मल लॉस हुआ जिसमें इसका 10% लॉस हो गया, तो अब मेरे पास कितना यूनिट्स बचा, ओनली 900 यूनिट्स। हमें अभी भी रिकवरी कितने की करनी है, 10,000 रुपीज़ की। बट अब क्या 1000 से हम रिकवरी कर पाएंगे, नहीं। हम किससे रिकवर करेंगे, 900 यूनिट से। क्लियर। तो अभी तक अगर हम इसको इससे डिवाइड करते तो मेरे 10 रुपीज़ पर यूनिट आता, पर अब 10,000 को अगर हम 900 से डिवाइड करें तो नो डाउट मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। कॉस्ट पर यूनिट बढ़ करके 11.11 रुपीज़ हो जाएगी पर यूनिट। क्लियर। और नॉर्मल लॉस के केस में हम यही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कोई गलती नहीं होती नॉर्मल लॉस में, तो वो हमेशा ये करते हैं कि वो उतना अमाउंट कस्टमर से चार्ज करते हैं। क्लियर। बट यही अब नॉर्मल लॉस होता तो क्या अब नॉर्मल लॉस का पर यूनिट पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता, नहीं, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस आपको अपने पॉकेट से बियर करना होता है। क्लियर। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑन द ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट, बट ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट विल इंक्रीज। नेक्स्ट, which of the given units can never become part of first department of cost of production report? Units received from preceding department, units transferred to subsequent department, lost units, units still in process। अब देखो होता क्या है कि अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें या प्रोसेस की बात करें, है ना, तो अगर ये फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो नो डाउट आपने जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड किया वो दिख रहा होगा, और आप जितना दूसरे प्रोसेस में, लेट्स से ये प्रोसेस ए है, आप जितना प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करोगे वो दिखेगा। बट क्योंकि प्रोसेस ए फर्स्ट प्रोसेस है या फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो क्या कहीं से भी प्रीसीडिंग किसी डिपार्टमेंट से वहाँ पे कोई यूनिट्स आ सकती है, नहीं। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर आप फर्स्ट डिपार्टमेंट हो तो क्या आपको यूनिट्स मिल सकती है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, नहीं। बाकी आप यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट को, लॉस्ट यूनिट्स हो सकती है जिसमें नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, और अब नॉर्मल गेन भी हो सकता है, एंड यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हो सकती है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। बट क्या हमें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से कुछ भी रिसीव हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट डिपार्टमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस फॉर द लास्ट पीरियड आर एज फॉलोज। हमने इतना यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है 5000 यूनिट्स, मटेरियल की कॉस्ट दी है, लेबर की कॉस्ट दी है। देखो जो हमने अब नॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें 20 यूनिट्स आ रहा था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है, बट क्योंकि यहाँ पे मटेरियल और लेबर की अमाउंट भी दी है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 200 ऑफ लेबर, मतलब इसका डबल, दैट इज 1400 रुपीज़ क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। ठीक है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि नॉर्मल लॉस कितना है, इनपुट का 10%, आउटपुट कितना है 4200 kg फ्रॉम द प्रोसेस, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगेन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ देखो क्या पूछा है, यूनिट्स पूछा है, तो हम सिंपली जो बताएंगे वो किस पे बेस्ड होगा, यूनिट्स पे। हमसे रुपीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मांगा है, तो जो हमने इनपुट डाला है वो कितना डाला है, 5000। अगेन उसमें से नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ इनपुट, दैट इज़ 500। हमने आउटपुट कितना बनाया, 4200। अब क्योंकि बोथ साइड इक्वल होना है, इधर भी 5000 इधर भी 5000, तो जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है 300 वो क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 300 यूनिट्स। नेक्स्ट, ABC कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट जो कि वो सेल करी मार्केट में 20 रुपीज़ पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है पर मंथ, PV रेशियो दिया हुआ है, और पीरियड का एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो, यही होगा। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, 75,000 पर मंथ डिवाइडेड बाय 40%। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1,87,500। नेक्स्ट, अ टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल ऑडिट, डिज़ाइन, कंपनसेशन ऑफ प्लांट मैनेजर, क्योंकि प्लांट मैनेजर कहाँ होगा, प्लांट पे, और प्लांट कहाँ होगा, फैक्ट्री में। तो ये बेसिकली किस तरह का ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट,
एन एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, देखो एवरेज कॉस्ट मतलब सिंपली क्या होता है, जब हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं तो ये एक पर यूनिट हमें कैलकुलेशन देता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट, पीरियड कॉस्ट आर expensed when the product is sold, included in the cost of goods sold, related to specific period or not expensed। बट ऑफ इट्स अगर पीरियड कॉस्ट है तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड से ही तो रिलेट कर रही होगी ना, जो भी हम बुक्स बना रहे होंगे 6 months 9 months और सो ऑन, तो नो डाउट पीरियड कॉस्ट किससे रिलेटेड होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, while calculating the EOQ number of orders is calculated by, EOQ कैलकुलेट करते वक्त हमें एनुअल कंजम्पशन चाहिए कि पूरे साल हम कितना कंज्यूम करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होता है और स्टोरेज कॉस्ट चाहिए होती है, इसी का अंडर रूट हम करते हैं EOQ के लिए। वैसे एक और हम बात बताएं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कि हमारा एक्चुअल में कितना कॉस्ट लगा है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसके लिए हमें चाहिए होता है कि हमने कितना एनुअल कंजम्पशन किया, दैट इज़ हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की है, मल्टीप्लाई जितना भी उसका परचेज प्राइस लगा हो पर यूनिट, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। यही 3 चीज़ होती है किसी भी इन्वेंट्री से रिलेटेड, उसको खरीदने का जितना खर्चा आया हो, उसको ऑर्डर करने में जितना खर्चा आया हो और स्टोर करने में जितना खर्चा आ रहा हो। ऑर्डरिंग एक्सपेंस सबने देखा होगा कि अगर हमने ऑनलाइन परचेज किया है तो ऑनलाइन परचेजिंग में कुछ ना कुछ हमें डिलीवरी चार्जेस पे करना होता है, क्लियर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका होता है A डिवाइडेड बाई EOQ, जितना एनुअल कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्लियर। और अगर यही हमसे स्टोरेज कॉस्ट पूछा होता तो सिंपली हम क्या करते कि जितना EOQ है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्टोरेज कॉस्ट, क्लियर। यहाँ पे भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, तो मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, पर कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो इससे आएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हुआ। सिंपली फिर केस मान लो ड्यूरिंग देयर हमें 40,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और हर बार हम एक ऑर्डर करें 10,000 यूनिट का, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही रिप्रेजेंट करता है कि आप एट अ टाइम कितना यूनिट्स ऑर्डर करो सो दैट आपको लॉस ना हो। जैसे अगर हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं तो लिखा होता है ना कि अगर हम 1,000 रुपीज़ के ऊपर परचेज करेंगे तो हमारे डिलीवरी चार्जेस कितने हो जाएंगे, 0, है ना। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होता है एक एक्सपेक्टेड अमाउंट कि ओवरऑल उनको पूरे साल में 40,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो वो ना उसी 40,000 को इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लायर से उनका कहीं ना कहीं प्लान जान करके कि सप्लायर कितने यूनिट्स पे कम से कम डिलीवरी चार्ज लेने को तैयार है, क्लियर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यही रिप्रेजेंट ही करता है कि आप एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करो कि आपका कम से कम ऑर्डरिंग कॉस्ट आए, क्लियर। अब आप बोलोगे मैम एक बार में आप 40,000 परचेज कर लो ना तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 आएगा, बट उस केस में क्या होगा ना कि तुम्हें स्टोर करने में जो स्टोरेज कॉस्ट आएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टोर आपके अब पूरे साल का आपका कंजम्पशन 40,000 यूनिट्स है। अब अगर मान लो आप जनवरी की स्टार्टिंग में ये 40,000 यूनिट्स परचेज करके अपने गोडाउन में रख लोगे तो साल के अंत तक आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी उस 40,000 यूनिट्स के पीछे। क्यों? क्योंकि 40,000 यूनिट्स पूरे साल की कंजम्पशन है, ना कि एक पर्टिकुलर डे की या पर्टिकुलर मंथ की, क्लियर। तो हमें हमेशा एक ऐसा लेवल चूज करना होता है जहाँ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए और स्टोरेज कॉस्ट भी कम आए, और उसी लेवल को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्लियर। तो अगर हमसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहता है तो हम कैसे निकालते हैं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर हमसे स्टोरेज कॉस्ट बोलता है तो हम कैसे निकालते हैं, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्टोरेज कॉस्ट। अब बोलोगे मैम ये EOQ डिवाइडेड बाय 2 क्यों है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो हम तुरंत के तुरंत उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, उसका आधा कंजम्पशन करेंगे और आधा उसको उठा करके रख देंगे, क्लियर। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि लेट्स से अगर हमें 40,000 की रिक्वायरमेंट है यूनिट्स की और हम एक बार में 10,000 मंगवा रहे हैं, इसका मतलब हम 4 ऑर्डर करेंगे पूरे साल में, क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट होगा, डिवाइडिंग रिक्वायर्ड यूनिट बाय ऑर्डर क्वांटिटी। रिक्वायर्ड यूनिट मतलब एनुअल कंजम्पशन और ऑर्डर्ड क्वांटिटी मतलब EOQ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम मतलब जहां आपको यूनिट के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, ना कि टाइम के बेसिस पे। आप जितना यूनिट बनाओगे उसके बेसिस पे आपको पेमेंट की जाएगी। द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, establishment of fair standard rates,
हायर आउटपुट इज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, कि आप कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, जितना ज़्यादा यूनिट्स बना सकते हो बना लो, क्योंकि आपको उसी के बेसिस पे पेमेंट मिलना है। तो आपकी हमेशा कोशिश क्या होती है, कम टाइम में आप ज़्यादा यूनिट्स बनाओ ताकि आपको ज़्यादा अर्न करने मिले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, द टर्म कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज रिफर्ड टू। देखो, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट मतलब कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना या कॉस्ट को अलोकेट करना। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स, द टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स बट must be divided among the concerned department cost center. The total cost of factory overhead needs to be distributed among specific cost centers, none of the above given option. करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम कैसे अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपली जहाँ से जितनी रिकवरी करनी है, सेंटर की वजह से जितना खर्चा हुआ है उस सेंटर में हम उतना ही अपॉर्शनमेंट कर देंगे। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जिस प्रोडक्ट की वजह से जितना खर्चा हुआ है हम उसी प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली वो चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं ABC, खर्चा हमने तीनों के लिए किया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड हम A से ही रिकवर करेंगे, बल्कि हम तीनों से ही रिकवरी करते हैं जितना जितना तीनों की वजह से खर्च हुआ है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सी। Next, which of the following loss is not included as a part of the cost of transport of finished goods but rather treated as period cost? अभी हमने बताया कि abnormal loss को हम कभी भी पार्ट नहीं बनाते हैं अपने प्रोडक्शन का, क्योंकि वो बेसिकली हमें अपनी पॉकेट से बियर करना होता है। बट नॉर्मल लॉस को हम उसका पार्ट बनाते हैं। नॉर्मल लॉस से हमारी पर यूनिट रेट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, Hyde Park Company produces sprockets that are used in wheels. Each sprocket sells for ₹50 and the company sells approximately 4,000 sprockets each year. Unit cost data for the year follows. Direct material given है, labor given है, other cost में fixed and variable given है। Requirement क्या है कि identify the unit cost of sprockets under direct costing. अब देखो, अगर direct costing की बात करें तो direct costing सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करता है, ना कि फिक्स कॉस्ट को। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। लेबर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल का ये पार्ट ऑलरेडी गिवन है, तो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। और क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट कॉस्टिंग बोला है, तो सिर्फ क्या मांगा है, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम क्या ऐड करेंगे, 15 + 10 + 7 + 3, तो हमारा आंसर आएगा 35। तो देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, करेक्ट आंसर होगा डी, ₹35। When production is equal to sales, which of the following is true? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना ही हमने मार्केट में बेच भी दिया, तो उस केस में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दैट इज वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या चेंज होगा, ये पूछ रहा है। अभी देखो, हमने जो एक एग्जाम्पल कराया था जहाँ पे हमने कहा था कि हमने प्रोडक्शन किया है 5,000 का और सेल किया है 4,500 यूनिट्स का, तो वो क्वेश्चन हमने इसीलिए कराया था क्योंकि उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ प्रोडक्शन कितना हुआ था, 5,000 यूनिट, और सेल्स कितनी हुई थी, 4,500 यूनिट्स। अगर आपको याद हो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल प्रॉफिट आया था 90,000 का और मार्जिनल कॉस्टिंग में आया था 80,000 का। तो इससे क्रक्स क्या बना कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल्स से, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से। क्लियर? अब बट ऑब्वियस इस एक कॉन्सेप्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन लेस होता सेल से, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट लेस होता मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से। और अगर प्रोडक्शन सेल्स बराबर होता तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होता, सेम होता कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। नो चेंज अकर्स टू इन्वेंट्रीज फॉर आइदर यूज, द यूज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोड्यूसेस अ हायर नेट इनकम देन द यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो किससे ज़्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से। ये पॉसिबल नहीं है तब जब प्रोडक्शन सेल्स के बराबर, ये तब पॉसिबल होता जब प्रोडक्शन सेल्स से ज़्यादा होता। तो ये ऑप्शन कट गया। द यूज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोड्यूसेस अ लोअर नेट इनकम देन द यूज ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग, ये भी आपको पता है कि गलत है। अगर प्रोडक्शन सेल्स से कम होता तब ऑब्जॉर्प्शन प्रॉफिट कम होता वेरिएबल प्रॉफिट से और मार्जिनल प्रॉफिट से। The use of absorption costing causes inventory value to increase more than they would though the use of variable costing. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि absorption costing से जो वैल्यू आएगी इन्वेंट्री की वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, खुद सोचो कि अगर absorption costing का जो प्रॉफिट आया है,
अगर वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट के इक्वल है बेटा, इसका मतलब क्या कि यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है और यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है वो दोनों इक्वल होगा। रीजन बीइंग इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस ही क्या था, ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक। अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो भी होगा वो तो सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से था, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया था वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट पे किया था, दैट इज टोटल कॉस्ट पे, और मार्जिनल कॉस्ट में हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया था वेरिएबल कॉस्ट पे। क्लियर? तो इफ इन केस अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्रॉफिट इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट के, तो इसका मतलब यहाँ की क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सेम होगी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कि अगर प्रोडक्शन सेल्स के बराबर है, इसका क्रक्स ये निकलेगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट के इक्वल है, और अगर इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल है इसका मतलब इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी इक्वल होगी। क्लियर? कि उनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसीलिए हमने वहां पे वो क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹15, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 9 पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट भी गिवन है 15,000। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर, ये भी एक्साइटी होगा क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सा है? एक्साइटी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट हमने पहले भी बताया कि सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा फिक्स कॉस्ट, और देखो क्योंकि यूनिट्स में कैलकुलेशन करना है तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। फिक्स कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो ₹6 का हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 2500 यूनिट्स। नेक्स्ट, while constructing a break-even chart, the gap between sales line and variable cost line shows which of the following। देखो ये हमने बताया भी था कि अगर हम लोग ब्रेक इवन चार्ट की बात करें, क्योंकि देखो ब्रेक इवन में बेसिकली हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? आइदर कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपली हम लोग किस तरीके से बनाएंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आएगा हमारा प्रॉफिट। और क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है कि जो सेल्स लाइन और वेरिएबल कॉस्ट है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेप्ट, COGS में इसमें से क्या नहीं आता ये पूछ रहा है। रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, बेसिकली ये दोनों मिलकर के प्राइम कॉस्ट बनते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आता है, जब इसमें हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो मेरे पास आता है COP, फिर उसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मेरे पास आ जाता है COGS। और उसके बाद फिर जब हम उसमें ऐड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो जो मेरे पास वैल्यू आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सब हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट में पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हम कहीं पे भी COGS में इंक्लूड नहीं करते। और कैपिटल क्या इंक्लूड करता है? लाइक फिक्स्ड एसेट। तो अगर फिक्स्ड एसेट की ही बात करो लाइक प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके डेप्रिसिएशन को हम इंक्लूड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, बट हम पूरे के पूरे फिक्स्ड एसेट को, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी को कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम लोग COGS का कैलकुलेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कैपिटल। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स विल बी फिक्स्ड इन नेचर इफ कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपली कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। लेट से ये मेरे पास आया कैलकुलेशन 10,000 का और यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो हर ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 10,000। क्लियर? और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा क्या होता है? दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कि हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट टू डिसीजन मेकिंग। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि संक कॉस्ट क्योंकि ऑलरेडी इनकर की जा चुकी है पास में, तो इसको हम कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करते जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। सिंपली कॉस्ट में क्या होता है कि वो कॉस्ट जो आपने ऑलरेडी इनकर कर दी, जो वो पैसा जो आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया, हम उसके बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लेते। ऐसा नहीं होगा कि हमने पास्ट में 1 लाख खर्चा किया है और फ्यूचर में हमें और 4 लाख खर्चा करना है तो हम सिर्फ ये सोच के खर्चा कर दें कि यार वहाँ पे भी हमने 1 लाख खर्चा किया था तो चलो और 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दे। नहीं, अगर ये 1 लाख का खर्चा हो गया तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि क्या और फर्दर 4 लाख इन्वेस्ट करना रेलेवेंट है या नहीं। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हम
डिसीजन लेते हैं, ना कि इस 1 लाख के बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, वॉट वुड बी द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट इन ट्रीटिंग संक कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग? सिंपली यही, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पास में इनकर कर दिया है, अपने पॉकेट से ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, तो अब इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि इट इज़ अ पास्ट कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट इन द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, Mr. Aslam is running his own personal financial services business. He has been offered a job for rupees 45,000 per month, which he does not availed. Rupees 45,000 will be considered as, अब देखो इस पे भी हमने पहले डिस्कशन किया था कि एक पर्सन है असलम जो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, बट बिजनेस के साथ साथ उसके पास और एक ऑप्शन था जॉब करने का। जॉब से उसको रिटर्न मिल रहा है 45,000 पर मंथ का, और मान लेते हैं कि बिजनेस से उसको रिटर्न मिल रहा है 50,000 पर मंथ का। तो जब उसके पास ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे तो उसने क्या चूज़ किया? उसने अपना बिजनेस चूज़ किया। और बट ऑब्वियस अगर वहाँ से इनकम ज़्यादा जनरेट हो रही है तो हम अपना बिजनेस ही चूज़ करेंगे। तो उसने जॉब नहीं चूज़ की, तो ये किस तरह की कॉस्ट हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। कि अगर हम अपना बिजनेस नहीं कर रहे होते तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल था? जॉब का। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, which of the given cost does not become the part of cost per unit? देख लेते हैं। कॉस्ट यूनिट, बेसिकली हम लोग किसकी बात करेंगे? फिक्स कॉस्ट की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम टोटलिटी में लेते हैं, ना कि पर यूनिट वाइज। क्लियर? और अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करो तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा हम पर यूनिट के बेसिस पे लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड में तो दोनों चीज़ होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और फिक्स कॉस्ट भी होता है। वेरिएबल कॉस्ट में सिंपली जैसे हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सो ऑन। बट फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो जैसे हम इसमें फैक्ट्री रेंट इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड करते हैं। तो इस पार्ट को, जो वेरिएबल पार्ट है, उसको कॉस्ट पर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पर जो फिक्स पार्ट है उसको हम कॉस्ट पर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करते। बट अगर बात करें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस की, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कंप्लीटली क्या है? फिक्स कॉस्ट है। और क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है तो इसकी हम हमेशा टोटल वैल्यू कंसिडर करते हैं, ना कि कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? और फिक्स कॉस्ट को हम कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लेते, बल्कि टोटल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड एट 2 एक्टिविटी लेवल्स इज एज फॉलोज फॉर द पीरियड। एक्टिविटी लेवल गिवन है और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। आइडेंटिफाई वेरिएबल रेट विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन्ड डेटा। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करने बोला है? वेरिएबल रेट। तो देखो सिंपली अगर वेरिएबल रेट निकालना है तो पहले समझो कि 10,000 आवर्स पे जो फैक्ट्री ओवरहेड था बजटेड, वो कितना था? 40,000। एंड 50,000 आवर्स पे वो कितना हो गया? 80,000। तो इस फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों पार्ट होगा, वेरिएबल पार्ट भी होगा और फिक्स पार्ट भी होगा। तो हमें क्या करना है? वेरिएबल को अलग करना है और फिक्स को अलग करना है। तो सिंपली क्या करेंगे कि इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे ही हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है चेंज इन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। क्लियर? तो देखो यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है? 40,000 का, और यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है? 40,000 आवर्स का। तो इसका मतलब ₹1 पर आवर, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक, अब लेट्स से अगर एक्टिविटी लेवल है 10,000 तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो देखो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 40,000 इज इक्वल टू 10,000 आवर्स और वेरिएबल रेट कितना आया था? 1। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 10,000 प्लस फिक्स कॉस्ट। तो नाउ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 30,000 और फिक्स कॉस्ट तो हर लेवल पे क्या होगा? फिक्स होगा। ये हम चेक करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब इस लेवल पे देखो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 80,000 है और 50,000 आवर्स हमारे पास गिवन है। हमें ₹1 पर यूनिट पे करना है वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50,000। अगेन मान लेते हैं कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर है? क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स कॉस्ट में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता। क्लियर? बट क्वेश्चन में हमसे फिक्स कॉस्ट नहीं पूछा, हमसे वेरिएबल रेट पूछा है। तो वेरिएबल रेट सिंपली कितना आया था? ₹1 पर आवर। बट अगर क्वेश्चन में मान लो फिक्स कॉस्ट पूछता तो हम कितना आंसर करते? 30,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ₹1 पर आवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। प्रोडक्शन की बात की है, दैट इज COP की।
अब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट अगेन मिलके प्राइम कॉस्ट बनेगा, और जब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐड कर देंगे और बाकी कुछ अदर एक्सपेंसेस जब ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का था रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी से रिलेटेड था, तो इन सब का खर्चा जब हम ऐड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये तीनों पार्ट तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, पर पीरियड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इनकम्प्लीट है, तो इसको हम यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल अंडर वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम वैक दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड यूज करें एंड विद हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना होगा, तो हम इनमें से क्या नहीं इंक्लूड करेंगे। ओपनिंग WIP इंक्लूड करेंगे, क्लोजिंग WIP भी इंक्लूड करते हैं, एज वेल एज यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट भी इंक्लूड करते हैं। जब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैलकुलेशन करते हैं तो इन तीनों को ही हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब देखो बेसिकली जो वेटेड एवरेज मेथड है एज वेल एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इन दोनों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये रिलेटेड है प्रोसेस कॉस्टिंग से। बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में ही ये टर्म यूज हुआ है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो इस पे ना डिटेल डिस्कशन होगा, बट वो नेक्स्ट सेशन में होगा। नेक्स्ट, द बेसिक अजम्पशन मेड इन डायरेक्ट कॉस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कॉस्ट इज दैट, फिक्स कॉस्ट को बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट है, दैट इज रेंट। रेंट क्या होगी, आप पर मंथ पे करोगे। डेप्रिसिएशन पर ईयर के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट किस तरह का कॉस्ट हो जाएगा, हमारा पीरियड कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द लिटिल रॉक कंपनी शोज ब्रेक इवन सेल्स ऑफ ₹40,500 and budgeted sales is already given 50,000. Identify the margin of safety ratio. अब देखो सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल सेल्स दी है और हमारे पास ऑलरेडी ब्रेक इवन सेल्स दी है। अगर हम इन दोनों को डिडक्ट कर दें आपस में तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा वो किसका बचेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो निकालते हैं 50,000 टोटल सेल्स है, उसमें से ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, 40,500। इसका मतलब हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आएगी वो कितनी आएगी, 9,500। क्लियर। अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, क्योंकि टोटल सेल्स में पे ही उसका हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है, 9,500, और टोटल सेल्स भी गिवन है 50,000। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसके कैलकुलेशन पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 19%। हमेशा याद रखना, चाहे ब्रेक इवन सेल्स हो चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हमेशा हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल सेल्स पे। अ मशीन कॉस्ट ₹60,000 5 years ago। 5 साल पहले कॉस्ट कितनी थी, 60,000। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मशीन विल जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ 40,000। Alternatively, the machine could be scrapped for ₹35,000. An equivalent machine in the same condition costs 38,000 to buy now. Required, identify the realizable value with the help of given data. अब ये 60,000 जिस पे हमने परचेज किया था वो हमारे लिए क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर। ऑल्टरनेटिवली यहाँ देखो मेंशन किया कि हम मशीन को अगर चाहें, इसी मशीन को जो हमने 5 साल पहले खरीदी थी, इसको हम चाहें तो आज के आज मार्केट में बेच सकते हैं 35,000 पे, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, रियलाइजेबल कॉस्ट। क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्विवेलेंट मशीन इन द सेम कंडीशन, अगर यही सेम मशीन जो आपने 5 साल पहले खरीदी थी, अगर आप डिट्टो सेम मशीन मार्केट से परचेज आज करने जाओ तो आपको वो कितने पे पड़ेगी, 38,000 की। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, करंट कॉस्ट और करंट वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे रियलाइजेबल वैल्यू पूछा है, तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 35,000। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, 35,000। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड बाय। तो जितनी हमारे पास फिनिश गुड्स की यूनिट दी होगी उसको हम सीधे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। यही करते हैं ना, क्योंकि देखो जनरली होता क्या है ना कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की तो वैल्यू दी रहती है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है। और जर्नली ये जो हम लोग निकालते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम लोग को क्या करना होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। तो उसकी यूनिट लेट से 10,000 है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट अगर मान लेते हैं 10 रुपीज़ की कॉस्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ जाएगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मल्टीप्लाइंग यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री विद द कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट, अज्यूमिंग नो रिटर्न्स आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड, ना तो रिटर्न आउटवर्ड है, द COGS विल बी इक्वल टू, तो हमारा COGS क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं सेल्स माइनस GP। अगर ये दिया है तो COGS तो डायरेक्टली निकल जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C। और ऐसे अगर COGS दूसरे तरीके से निकालना है तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो फर्स्ट में क्या किया, ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज लेस कर दिया है जो कि रॉन्ग है। सेकंड में देखो क्लोजिंग स्टॉक के साथ परचेज ऐड कर दिया, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट में देखो परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया है, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि परचेजेस में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो चाहे इस तरीके से कैलकुलेट करें चाहे इस तरीके से, दोनों ही मेथड से COGS का कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड वेज सिस्टम एक्सेप्ट रिड्यूस्ड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, रिड्यूस्ड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन। कह रहा है अगर हमारा वेज सिस्टम अच्छा है, दैट इज जो हमारा वेज पेमेंट सिस्टम है वो अच्छा है, या फिर कह लो कि जो हमारे लेबर्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क करें, तो उस केस में क्या होगा, नो डाउट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने लोग होंगे वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे होंगे, तो जो हम पे कर रहे होंगे यूनिट वाइज, नो डाउट कंपैरेटिवली वो कम आएगा। जैसे फिर केस मान लो आपने 4 लेबर्स रखे हैं और ये पूरे महीने में 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। बट इफ़ इन केस मान लो आपने 10 लेबर रखे हैं और ये पूरे महीने में 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो नो डाउट जो हमारी कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट, वो कम आएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस होगा एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पर क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं। वो तो तब होता जब हमारा वेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी हायर देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ। अब देखो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, इसीलिए हमने वहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया था वो इसीलिए समझाया था क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आगे पूछेंगे। तो इस पे हमें पता है कि अगर हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्टिंग से, इसका मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ था वो किससे ज़्यादा होगा, सेल्स यूनिट से या सोल्ड यूनिट। क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, प्रोडक्शन था 5,000 का जो कि ज़्यादा था सोल्ड यूनिट से, और वहाँ जो प्रॉफिट था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 90,000 आया था और मार्जिनल कॉस्टिंग में कितना आया था, 80,000। क्लियर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जितना हमने प्रोड्यूस किया वो किससे ज़्यादा है, यूनिट सोल्ड से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, गुड जॉब प्लेक मेक्स वन प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर ₹80 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। What sales level in units will provide a profit of ₹10,000। अब देखो इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि हम लोग अगर रिक्वायर्ड सेल्स हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होना था वो किसका होना था, ब्रेक इवन सेल्स का। सिर्फ इसमें चेंज क्या था कि फिक्स कॉस्ट के साथ साथ जितना हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो भी ऐड करना था। क्लियर। और क्वेश्चन में देखो क्योंकि हमें सेल्स लेवल इन यूनिट्स निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यही फॉर्मूला हमारा ब्रेक इवन सेल्स में था। क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट गिवन है 28,000 और प्रॉफिट गिवन है 10,000, तो न्यूमरेटर कितने का हो जाएगा, 38,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमारे पास सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ये भी दिया हुआ है पर यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, ₹38 पर यूनिट। इसका मतलब 1,000 की सेल्स अगर हम करें, दैट इज 1,000 यूनिट्स को अगर हम सेल करें मार्केट में, तब हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे 10,000 रुपीज़ का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 1,000 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे हमारे ये 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन ओवर होता है। हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि ओवरऑल हम 500 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट 100 MCQs हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब ये सारे के सारे MCQs आप देखोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेबी जर्नल की प्रिपरेशन कर रहे हो, MCOM एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर एक लेवल के लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट हैं।
और आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसके अलावा अगर आज के सेशन में आपको कहीं पे भी कोई इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा हमने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत जल्दी हम इनकम टैक्स पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। उस प्लेलिस्ट के लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।